जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है अभिनंदन है उत्कर्ष के इस शानदार से प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप शानदार होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं सर? तो अगले 3-4 दिन जो है आपकी पूरी मैकेनिक्स की मैं एक बार पूरे मैकेनिक्स के जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं या जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं, ठीक है, या जितने भी आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं, इन सभी को हम लोग यहाँ पर जो है देखने वाले हैं। कॉन्सेप्चुअल और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जितने भी हैं वो हम देखने वाले हैं शानदार जबरदस्त तरीके से। और कहते हैं ना कि ये दिवाली तो एकदम मेहनत करने वाली होनी चाहिए, तो उसी के तौर पे मैं यहाँ पर जो है सारे क्वेश्चंस वो कराने वाला हूँ जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो बार बार आपके एग्जाम में आए हैं, है ना। तो आ जाइए, उसी को शुरू करते हैं मामला। कल मैंने कुछ क्वेश्चंस कराया भी था, उससे आगे आज हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। इनमें अगर देखोगे जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, टक्कर के बाद जब दो वस्तुएं परस्पर जुड़ जाती हैं तो यह टक्कर होता है क्या? आंशिक प्रत्यास्थ, प्रत्यास्थ, अप्रत्यास्थ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जब एक ऑब्जेक्ट जो है m1 v u1 वेग से आता है और m2 स्थिर रहता है यानी u2 जीरो है, तो ये जैसे ही टकराते हैं, टकराने के बाद ये दोनों जो है आपस में चिपक के जाते हैं। m1 और m2 ये दोनों चिपक के आगे बढ़ते हैं v स्पीड से। तो इस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी की लॉस हो रही है, तो अगर काइनेटिक एनर्जी की लॉस हो रही है तो ये आपका जो है इन इलास्टिक हो जाएगा, यानी अप्रत्यास्थ जो है ये आपका हो जाता है। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। अप्रत्यास्थ टक्कर में, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, अप्रत्यास्थ टक्कर में निम्न में से क्या होता है? अप्रत्यास्थ टक्कर में निम्न में से क्या होता है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अगर मैं बात करूं साफ साफ, अगर मैं साफ साफ बात कर रहा हूं, ठीक है, तो यहां पर आप साफ कह सकते हो अप्रत्यास्थ में जो है संवेग तो देखो दोनों में संरक्षित रहेंगे। मोमेंटम एक ऐसी क्वांटिटी है, मोमेंटम, ये मोमेंटम जो है यानी संवेग जो है, भले वो इलास्टिक हो, भले वो इलास्टिक हो, इलास्टिक कोलिजन हो, या फिर इन इलास्टिक हो, या फिर इन इलास्टिक हो, प्रत्यास्थ हो या अप्रत्यास्थ हो, दोनों में ये कंजर्व्ड होता है, दोनों में कंजर्व्ड होता है। लेकिन एनर्जी केवल और केवल इलास्टिक में होती है। तो संवेग संरक्षित रहता है, ऊर्जा नहीं। मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा लेकिन एनर्जी नहीं रहेगा। यही आपका अप्रत्यास्थ टक्कर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी इन इलास्टिक कोलिजन के लिए ए ऑप्शन जो है यहां पर बिल्कुल सही है, सत्य है, एकदम सही है। आरंभ में स्थिर एक गोला फटकर समान द्रव्यमान के दो टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, तब दोनों टुकड़े क्या होंगे? स्थिर होंगे, भिन्न भिन्न वेग से भिन्न दिशाओं में चलेंगे, समान वेग से विपरीत दिशाओं में चलेंगे, समान वेग से समान दिशाओं में चलेंगे। तो देखो, जब ये रेस्ट में है ना और ये एक्सप्लोड करता है, तो एक्सप्लोड करता है तो ये अगर दो टुकड़ों में बढ़ता है, समान द्रव्यमान के दो टुकड़ों में विभाजित होता है अगर, तो अगर मैं बात करूं समान द्रव्यमान के ही में विभाजित हो रहा है, तो ये दोनों समान वेग से, लेकिन दिशा क्या होगा इनकी? एक दूसरे के विपरीत होगा, क्योंकि मोमेंटम इनकी क्या होगी? कंजर्व्ड रहेगी। संवेग जो इसका है वही इसका रहना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों जो है समान वेग से, परंतु 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 विपरीत दिशा में जो है जाएगा। नेक्स्ट, रेखीय संवेग संरक्षण, ये तो हमने कर ही लिया था कल, इसे पहले वाले क्लासेस में ही करते हैं, कर ही चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, ये सारे कर चुके हैं, ये सारे नहीं, ये नहीं किया है। आ जाओ, गतिज ऊर्जा की हानि जब बल को मंद करता है तो ये तो कर लिया था। हाँ, ये किसमें गतिज ऊर्जा की हानि नहीं होती है? इनमें से किसमें जो है गतिज ऊर्जा की हानि नहीं होती है, ये आपको बताना है। तो फटाफट बताओ, इनमें से किसमें गतिज ऊर्जा की हानि नहीं होती है? गतिज ऊर्जा की हानि नहीं होती है। गतिज ऊर्जा की हानि नहीं होती है।
इनमें से किसमें गतिज ऊर्जा की हानि नहीं होती है? अगर मैं बात करूं गतिज ऊर्जा की हानि नहीं होती है तो ये आपका हो जाएगा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में गतिज ऊर्जा की हानि नहीं होती है। यानी इसमें प्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है, देखो P भी कंजर्व्ड होगा यानी मोमेंटम भी कंजर्व्ड होगा, मोमेंटम भी संरक्षित रहेगा, याद रखना। और इसमें जो है काइनेटिक एनर्जी भी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड होता है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड होता है, यानी वो भी जो है संरक्षित होता है। तो वो भी जब संरक्षित रहता है, दोनों संरक्षित रहेंगे, तो यहाँ पर यही आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, एकदम सही होगा, एकदम सत्य होगा, एकदम जो है शानदार होगा। समझ गए? नेक्स्ट, हुक का नियम निम्नलिखित में से किसको परिभाषित करता है, ये बताओ। हुक का नियम किसको परिभाषित करता है? किसको परिभाषित करता है ये बता दो। हुक का नियम, हुक का नियम किसको परिभाषित करता है? वेरी गुड। यहां से अगर बोलोगे तो हुक का नियम कहता क्या है? हुक का नियम कहता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू इलास्टिक लिमिट, यानी प्रत्यास्थ सीमा तक प्रतिबल जो है वो विकृति के समानुपाती होता है, और जैसे ही हटता है तो ये आ जाता है ई एप्सिलॉन, यानी ई यहाँ पर ई है क्या, तो ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होता है। सिग्मा है स्ट्रेस, सिग्मा है स्ट्रेस, और ये एप्सिलॉन है स्ट्रेन। ई क्या है? ई जो है ये प्रतिबल है, ये विकृति है, और ये जो है ये है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहाँ पहला तो ऑप्शन अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रहता यानी प्रत्यास्थता गुणांक रहता तो ये आंसर होता, और ये अगर नहीं है तो हम कह सकते हैं प्रत्यास्थ सीमा तक स्ट्रेस स्ट्रेन के समानुपाती होता है, तो प्रत्यास्थ सीमा जो है इसका आंसर होना चाहिए। तो डी आंसर जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, हुक के नियम के अनुसार इनमें से कौन सा सही है? अभी जस्ट बताया है मैंने आपको, हुक के नियम के अनुसार कौन सा सही है, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, जस्ट मैंने आपको बताया, जस्ट मैंने आपको बताया। फटाफट आंसर दो। वेरी गुड, जस्ट अभी मैंने आपको बताया था। अच्छा ये देखो प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल 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 परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर स्ट्रेन, ये नन ऑफ दिस। तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, ये जो कह रहा है ये आपका बिल्कुल सही है। तो जिन बच्चों का आंसर बी आ रहा है वो बिल्कुल सही। निम्न में से किस पदार्थ की प्रत्यास्थता सीमा अधिकतम है? किस पदार्थ की प्रत्यास्थता सीमा अधिकतम है बताइएगा। प्रत्यास्थता सीमा अधिकतम होने का मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी अधिक होना, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी अधिक होना, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी अधिक होना इसका मतलब है। तो बताइए। चलिए चलिए अगर मैं बात करूं तो ये आंसर हो जाएगा स्टील। क्या हो जाएगा? स्टील। स्टील ये आपका राइट आंसर है। निम्न में से किस पदार्थ की प्रत्यास्थ सीमा अधिकतम है? तो यहाँ पर स्टील जो है, स्टील की इलास्टिक लिमिट क्या है? मैक्सिमम है। स्टील की इलास्टिक लिमिट मैक्सिमम है, इस बात को याद रखना। नेक्स्ट, अपरूपण विकृति को प्रदर्शित करता है कौन? शियर स्ट्रेन को कौन प्रदर्शित करता है? ठीक है, मरोड़ के कोण, अपरूपण कोण, शियर एंगल, एंगल ऑफ ट्विस्ट, डिक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम, बताओ। इनमें से कौन? इनमें से कौन? शियर स्ट्रेन का मतलब क्या है? शियर स्ट्रेन का मतलब यह कि एंगल में, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, अब कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर फोर्स लगा रहे हो, तो फोर्स जैसे ही लगाओगे ये क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा। बेंड हो जाएगा यानी इतना एंगल जो है ये बेंड हो गया, तो इसको आप शियर अपरूपण, शियर एंगल कह सकते हो, अपरूपण कोण कह सकते हो। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट, एसआई यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस,
चलिए बताइए। यंग्स मॉडुलस, यंग मॉडुलस का यंग गुणांक का एसआई मात्रक, यंग गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? यंग गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है बता दो। यंग गुणांक का एसआई मात्रक, तो यंग गुणांक होता क्या है? तो सर यंग गुणांक जो है ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल का न्यूटन अपन मीटर स्क्वायर और विकृति यूनिट लेस है, इसलिए न्यूटन अपन मीटर स्क्वायर भी कह सकते हो या पास्कल भी कह सकते हो। तो पास्कल तो ऑप्शन में नहीं है, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर ऑप्शन में है, तो यहां पर हम बी आंसर को सही कहेंगे। अच्छा इसका बीमा बता दो फिर। बीमा डायमेंशन, डायमेंशन कितना होगा? बीमा कितना होगा बोलिए। बीमा कितना होगा, डायमेंशन कितना होगा? सिंपल अगर हम निकालो तो सोचो ऐसे, यंग मॉडुलस है क्या? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब स्ट्रेन तो कुछ है नहीं, तो जो स्ट्रेस का होगा वही होगा, यानी फोर्स अपॉन एरिया का जो होगा वही होगा। स्ट्रेन तो यूनिट लेस डायमेंशन लेस है, तो इसका स्ट्रेस का होता है फोर्स अपॉन एरिया, वही इसका डायमेंशन होगा। तो m1 L1 T-2 फोर्स का, एरिया का L2, एक L से एक L गया, नीचे एक L बचा ऊपर जाएगा, तो m1 L-1 T-2, ये राइट आंसर हो जाएगा। m1 L-1 T-2, ए आंसर बिल्कुल सही है। पॉइजन निष्पत्ति का सैद्धांतिक मान पूछ रहा है, थ्योरेटिकल वैल्यू। एक होता है प्रैक्टिकल वैल्यू, एक होता है थ्योरेटिकल वैल्यू। तो थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी होती है ये बताओ। देखो दो वैल्यू हमें जानना है, एक हमें जानना है थ्योरेटिकल वैल्यू, ठीक है, एक हमें ये जानना है, एक हमें जानना है प्रैक्टिकल वैल्यू। थ्योरेटिकल वैल्यू और प्रैक्टिकल वैल्यू बताना है आपको। बताइए। तो प्रैक्टिकल वैल्यू होता है 0 से 0.5 और थ्योरेटिकल वैल्यू होता है -1 से 0.5। तो यहां -1 से 0.5 कौन है? ए आंसर देख लो। समझ गए? क्लियर है? अच्छा 0.5 किसका होता है? तो 0.5 होता है रबड़ के लिए, रबड़ के लिए 0.5 होता है। तार में यहां पर कह रहा है कि खींचे हुए तार में संचित ऊर्जा, जल्दी से
चलें, क्या होगा इसका आंसर? चलिए, यहां पर राइट आंसर हो जाता है क्या? 1/2 क्या? प्रतिबल गुणे विकृति। तो ये आंसर जो है बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है, याद रखना। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दाब पर एक आदर्श गैस का समतापीय बल गुणांक कितना होता है? आइसोथर्मल फोर्स कोफिशिएंट कितना होता है, ये आपको बताना है। बताइए। कितना होता है? कितना होता है सर? तो सिंपल हमने देखा है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, यही तो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर ए आंसर जो है वो बिल्कुल सही है, एकदम सही है, एकदम शानदार है। रैखिक गति में बल के समान गुणन गति में संगत राशि कौन सी है? यानी जो काम लीनियर मोशन में फोर्स कर रहा है वही काम एंगुलर मोशन में निम्न में से कौन करता है? बताइए, निम्न में से कौन करता है? निम्न में से कौन करता है? वेरी गुड। कौन करता है? बल का काम क्या है ये बताओ। तो बल जो है रैखिक गति में अगर किसी वस्तु पर लगता है तो उसे गति में लाता है या लाने का प्रयास करेगा, स्थिर में लाएगा या लाने का प्रयास करेगा। यानी सिंपल है, संवेग परिवर्तन का दर ही बल है। यहां पर वो काम कौन करेगा कि कोई अगर वस्तु घूम रहा है तो कोई स्थिर है तो उसे घुमाने का प्रयास करे, और कोई घूम रहा है तो उसकी स्पीड बढ़ाए या घटाए, या कोई घूम रहा है तो उसे रोकने का प्रयास करे। तो ये सब कौन करता है? ये करता है टॉर्क। तो यहाँ पर सेम काम जो फोर्स कर रहा है ना, और ये रैखिक संवेग, ये बल जो है रैखिक संवेग का है, रैखिक संवेग परिवर्तन दर, ये कोणीय संवेग परिवर्तन दर होता है। तो यहाँ पर याद रखना बल आघूर्ण, क्या? बल आघूर्ण जो है वो इक्विवेलेंट होता है उसी के सेम। जैसे हमने बोला ना कि F इजकल टू क्या होता है? dp/dt, वैसे ही टॉर्क टाउ इजकल टू होता है dl/dt। रैखिक संवेग परिवर्तन दर, कोणीय संवेग परिवर्तन दर, समझ गए? ये समझ गए? जैसे F इजकल टू होता है ना ma, यहां होता है टाउ इजकल टू m, जो है वो इक्विवेलेंट होता है इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, तो I, और a जो है वो कोणीय त्वरण अल्फा, तो I अल्फा हो जाता है। तो सेम यही चीज आपको मैं बता रहा हूं, क्लियर है? तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? टॉर्क। टॉर्क इज द राइट आंसर। संवेग का गुण, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, ठीक है, मोमेंट ऑफ मोमेंटम क्या कहलाता है? एंगुलर मोमेंटम। मोमेंट ऑफ मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम है ना, मोमेंट ऑफ मोमेंटम क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट, पिंड का कोणीय संवेग निम्नलिखित में से किसके गुणनफल के बराबर है, ये बताओ, बोलो ना। तो इनमें से अगर L से किसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बताओ? L से किसको, कोणीय संवेग कौन है? इनमें से कौन सा फॉर्मूला दिखा रहा है उसको? कौन सा फॉर्मूला दिखा रहा है? बिल्कुल सही। कौन सा फॉर्मूला दिखा रहा है? तो साफ शब्दों में मैं कह सकता हूं कि यहां पर आई ओमेगा होगा। क्या होगा सर? आई ओमेगा। तो जिन बच्चों का आंसर आ रहा है आई ओमेगा वो बिल्कुल सही है, जिन बच्चों का आंसर आ रहा है आई ओमेगा वो बिल्कुल सही है। जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग, जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग, समझ गए? तो ये आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है, एकदम करेक्ट है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। एक क्वेश्चन में ये होमवर्क दे के जा रहा हूं आपको, ये आपको करना है। कल की क्लास यहीं से शुरू करूंगा। अरे कि ये 2 क्वेश्चन ये होमवर्क है, कल की क्लास की शुरुआत यहीं से होगी, ठीक है? और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि प्यारे बच्चों, उत्कर्ष पर जो है अभी, उत्कर्ष ऐप पर अभी जो है उत्कर्ष दिवाली ऑफर चल रहा है, जो कि 24 अक्टूबर तक रहने वाला है। कब तक रहने वाला है?
24 अक्टूबर तक रहने वाला है, जिसमें उत्कर्ष ऐप के डिफेंस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज, इसके अलावा भी ऑनलाइन कोर्सेज जितने भी उत्कर्ष ऐप पर अवेलेबल हैं उन सब पर अप टू 90% का डिस्काउंट मिल रहा है। अगर टॉप कोर्सेज पर देखोगे तो 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, उसके लिए आपको UC13 कूपन कोड इस्तेमाल करना होगा और कोर्स की वैलिडिटी जो है वो एग्जाम तक रहने वाला है। इसके साथ साथ अगर आप फाइनल सिलेक्शन लेते हैं, ठीक है, अगर आप फाइनल सिलेक्शन लेते हैं, यहाँ पर दिख रहा होगा, तो अगर आप फाइनल सिलेक्शन लेते हैं तो आपकी फीस जो है 100% रिफंड होगी, ये बात दिमाग में रखना। और ये ऑफर 24 तक ही रहने वाला है, 24 अक्टूबर तक ही रहने वाला है। तो इसमें सर कौन कौन से कोर्सेज हैं, जैसे अगर मैं एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप की बात करूं या एयरफोर्स एक्स ग्रुप की बात करूं या एयरफोर्स वाई ग्रुप की बात करूं या NDA टारगेट की बात करूं, ये सारे कोर्सेज हैं जिन पर आपको जो है ये दिवाली ऑफर का लाभ मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर मैं बोलूं तो ये टेस्ट सीरीज भी है, टेस्ट सीरीज पर भी उत्कर्ष की दिवाली ऑफर है और जिस पर आपको जो है अप टू 90% का ऑफ मिलने वाला है, ठीक है। तो अब आप इनसे जुड़कर, और ये जो बैचेज है ना बच्चे, ये सारे जो आपको बैचेज दिख रहे हैं ये सब में ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो सॉरी लाइव फ्रॉम क्लासरूम वाले बैचेज हैं। तो एक जबरदस्त तैयारी जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो इनका लाभ उठाएं और आप सभी को फिर से दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं। ये दिवाली अच्छे से मौज मस्ती करो लेकिन पढ़ो भी, है ना, पटाखे वटाखे बम बम फोड़ो, लेकिन किताबों पे भी थोड़ा सा अपना जो है ना ध्यान रखो, क्योंकि वही जो है आपको आगे बढ़ाएंगे, वही जो है वो सिलेक्शन तक ले जाएंगी, वही जो है आपको जो है आपके मंजिल तक पहुंचाएंगे। तो उन किताबों से मोहब्बत रखना है, प्यार रखना है और पढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है और जीवन में कभी रुकना नहीं है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की इस क्लास को मैं यहीं तक रखूंगा। मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। होमवर्क के आंसर सभी लोग जरूर दीजिएगा और मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।